Hello everyone. Today we will be covering the chapter 1 of unit 1 of Indian economic development, and that is Indian economy on the eve of independence. Eve of independence का मतलब क्या हुआ कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली इन द ईयर 1947. तो इंडिपेंडेंस मिलने से जस्ट पहले इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करने वाले. तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई. एंड जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई उनको ट्रेडिंग राइट्स दिए गए बाय क्वीन एलिजाबेथ वन. तो इधर इधर इंडिया बिकेम अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ब्रिटेन. तो ब्रिटेन ने धीरे धीरे इंडिया को समझा एंड धीरे धीरे वो इंडिया के ट्रेडर से रूलर बनते गए. तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में यही कवर करने वाले कि किस तरह से इंडिया के वो रूलर बनते गए एंड किस तरह से उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डिटियोरेट कर दिया. ओके. तो सबसे पहले जब ये जो रूल ओरिजिनेट हुआ था वो हुआ था in the year 1757 because of the Battle of Plassey जो हुई थी बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड उसके बाद 1764 में मेजर एक बहुत ही मेजर बैटल हुई थी, दैट वाज द बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है. तो ये बहुत ही मेजर बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर इन द ईयर 1764. इसके बाद तो ये श्योर हो गया था कि उन्होंने इंडिया का पूरा एम्पायर एक्वायर कर लिया था और इसके बाद उन्होंने इंडिया पे 200 साल तक रूल भी किया. अब ब्रिटेन का जो बेसिक रूल सोल पर्पस क्या था इंडिया को एक्वायर करने का, वो बेसिकली पर्पस इतना सा था कि इंडिया का जो रॉ मटेरियल है ना वो बहुत अच्छा था और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को वो रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी. तो वो चाहते थे कि इंडिया अपना सारा का सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन को दे एंड ब्रिटेन अपनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज यानी कि अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन करे और वो सारे का सारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट करे एंड वो सारा का सारा फिनिश गुड जो है वो वापस इंडिया में आए और इंडियंस जो है वो फिनिश गुड को कंज्यूम करे. बेसिकली दे वांटेड इंडिया टू बी अ फीडर इकोनॉमी. फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन कोई और कर रहा है और कंजम्पशन कोई और कर रहा है. तो यहाँ पर ब्रिटेन सारी फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन कर रहा है और कंजम्पशन सारी के सारे इंडियंस कर रहे हैं. ठीक है. उनका सोल पर्पस क्या था? टू रिड्यूस द कंट्री, टू रिड्यूस इंडिया to being a raw material supplier for Britain own rapidly expanding modern industrial base and to use Indian economy as a feeder economy. तो बेसिकली इस तरह से उन्होंने इंडिया का सारा नेचुरल रिसोर्स जो था, ह्यूमन रिसोर्स जो था, वो उन्होंने अपनी अपनी ग्लोरी के लिए पूरा पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया था. ठीक है. अब बात कर लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी राइट बिफोर द कॉलोनियल रूल. तो बिफोर द advent of the British economy, India was a prosperous agrarian and it was well known for its handicraft industry. Prosperous का मतलब क्या है? India was independent, self-reliant and a prosperous economy. SIP आप इसको शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हो. इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट नेशन था. उनके पास जितनी भी प्रोडक्शन होती थी, अगर वो कुछ भी एक्सपोर्ट करते थे, उनके पास बहुत पैसा था ऑलरेडी. तो उनको एक्सपोर्ट के बदले, देखो पैसा तो उनको बिल्कुल नहीं चाहिए, अब बदले में उनको चाहिए था गोल्ड, सो दैट वो उनके पास कोई ऐसी चीज़ जो उनको फ्यूचर में भी यूज़ कर सके. इसी वजह से इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था. ठीक है. और इंडिया क्या थी? इंडिया एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी भी थी. इसका मतलब क्या है कि इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी. इसके अलावा इंडिया की सॉइल बहुत रिच थी, लैंड्स फर्टाइल थे एंड रिवर्स भी बहुत अच्छी थी, इंडिया की जोग्राफी बहुत अच्छी थी. इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अच्छा था इंडिया का. ओके. एंड इंडिया वॉज ऑल्सो वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि अपनी हैंडीक्राफ्ट के लिए भी बहुत फेमस था इंडिया इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स एंड मेटल्स ऑल्सो. तो यहाँ पर उनको काफ़ी हाई क्वालिटी क्राफ्टमैनशिप भी था इंडिया के अंदर, आर्टिजन भी बहुत अच्छे थे. इस वजह से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी. आपने अभी भी टेम्पल्स देखे हैं इंडिया के, कितनी सुंदर नक्काशी हुई होती है उन पर, अगेन बिकॉज इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. इसके अलावा एक और चीज़ है दैट इंडिया की जो ब्रिटेन के क्वीन के कपड़े जितने भी आते थे ना, ये माना जाता था कि वो इंडिया से ही बनकर जाते थे बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया के आर्टिजन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फेमस थी. ओके. एंड बंगाल में अगर हम बात करें तो देर वॉज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पर मसलिन प्रोड्यूस होता था. इट इज़ अ कॉटन फैब्रिक टाइप. ठीक है. तो ये बंगाल में प्रोड्यूस होता था विच इज़ नाउ बांग्लादेश. ठीक है. एंड यहाँ पर एक दकाई मसलिन जिसको हम कहते हैं विच गेन्ड अ वर्ल्ड वाइड फेम. ठीक है. ये एक्सक्विजिट टाइप की कॉटन टेक्सटाइल होती थी एंड इसको बहुत जगह एक्सपोर्ट भी किया जाता था लाइक यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अदर मार्केट्स.
इसके अलावा एक फाइन क्वालिटी ऑफ मसलिन यूज होता था, दैट वाज नोन एज मलमल, एंड फॉरेन ट्रैवलर्स भी इसको यूज करते थे एंड दे यूज टू रेफर इट टू एज मलमल शाही और मलमल खास। ठीक है, तो ये बेसिकली रॉयलिटी रॉयलिटी डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो भी मैंने जो जितना भी मार्क करा है, ऑल ऑफ देम इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ओके, नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो जब कॉलोनियल रूल आया तो वहाँ पर इंडिया के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लिए गए उसकी डेवलपमेंट के लिए। ऑब्वियसली वो नहीं लेंगे, वो मेजरली अपना ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट था उनका हर चीज़ में। वो इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह बनाना चाहते थे और एक फिनिश गुड्स के कंज्यूमर बनाना चाहते थे। ठीक है, अब इधर एक कॉलोनियलिज्म का मतलब देख लेते हैं। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। तो दो कंट्रीज के बीच में जो पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप होता है ना, उसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंट्री रूलर होती है और दूसरी कंट्री कॉलोनी होती है। अगर हम यहाँ हमारी कंट्री की बात करें तो कॉलोनियल रूल के टाइम पर इंडिया वॉज अ कॉलोनी एंड ब्रिटेन वॉज द रूलर। ओके, नेक्स्ट वी हैव कि जितना हम चाहते थे कि हम नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करें। ठीक है, अब उसको उसको कैलकुलेट करते हैं। हमने ये देखा कि जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम थी कॉलोनियल रूल के टाइम, अगेन वो भी बहुत कम थी। एक तो देखो सिंपल सी बात है, कोई ऐसे सिंसियर एफर्ट भी नहीं लिए गए थे इनको कैलकुलेट करने के लिए, बट कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स लिए गए थे विच वर टेकन बाय द एक्सपर्ट्स लाइक दादा भाई नौरोजी, विलियम दिग्बे, फिनले शरास, वी राव, आर सी देसाई। ये कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ये कुछ फेमस एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के कुछ अटेम्प्ट्स लिए। इनमें से सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट था ऑफ डॉक्टर राव, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ठीक है, अब जो जो मेजर स्टडीज ने रिवील करा कि लेस दैन 2% जो था दैट वाज एग्रीगेट रियल आउटपुट और 0.5% था बस ग्रोथ इन द पर कैपिटा आउटपुट। ठीक है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। ओके, तो अब थोड़ा बहुत आपने समझ लिया कि किस तरह से इंडिया को एक्वायर करा गया था, इंडिया की सिचुएशन क्या थी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि इंडिया के बहुत सारे सेक्टर्स थे जो कॉलोनियल रूल में एक्सप्लॉइट हुए थे, जो कि कॉलोनियल रूल में डिस्ट्रॉय हुए थे, स्टैग्नेंट हो गए थे। कौन कौन से सेक्टर थे? लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर भी स्टैग्नेंट हुआ था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे अफेक्ट आया था, फॉरेन ट्रेड अफेक्ट हुआ था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अफेक्ट हुआ था, डेमोग्राफी अफेक्ट हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफेक्ट हुआ था। तो हम आगे यही पढ़ने वाले कि किस 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 तरह से एक एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो एक्सप्लॉइट और स्टैग्नेंट होता गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहला सेक्टर पढ़ेंगे, दैट वाज द दैट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिश पीरियड के प्री ब्रिटिश पीरियड में कैसा था एक बार वो देख लेते हैं। प्री ब्रिटिश में भी इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी ना वो भी बहुत ही लो भी थी, वो है ना। और मेथड जो यूज होते थे वो बहुत प्रिमिटिव, यानी कि बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड यूज होते थे फार्मिंग के लिए। और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था इंडिया में। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर ना सिर्फ और सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर पा रहे थे, हम मार्केट में सेल करने के लिए प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस फार्मिंग वाज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, यानी कि अगर बारिश हुई तो खेती हो पाएगी, बारिश नहीं हुई तो खेती अच्छी नहीं हो पाएगी। इस वजह से क्रॉप फेलियर्स वर क्वाइट कॉमन इन द nation. Okay, and most of the fertile lands were owned by the landlords, and tillers जो थे वो लैंडलेस है। टिलर मतलब फार्मर जो थे वो लैंडलेस रह गए थे। ओके, फार्मर्स बहुत ही पुअर भी थे और एग्रीकल्चर में बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई थी। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आए कि प्री ब्रिटिश पीरियड में एग्रीकल्चर कैसा था इंडिया का, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करे। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में अफेक्ट हुआ। तो उसके कुछ 4 रीजंस है। पहला रीजन क्या है? दैट इज द लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सेकेंड, वी हैव कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड, वी हैव लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एंड फोर्थ, वी हैव स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन क्या है? दैट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सो बेसिकली ना 3 लैंड सेटलमेंट सिस्टम होते हैं। पहला होता है जमींदारी सिस्टम, दूसरा होता है रेतवारी सिस्टम, और तीसरा होता है महलवारी सिस्टम।
ठीक है। तो ये तीनों को ही आप लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर कैटेगराइज करते हैं, जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ जमींदारी सिस्टम ही पढ़ना है। ठीक है। जमींदारी सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। अब जो ईस्ट इंडियन कंपनी है उनको पैसों की जरूरत है। अब वो पैसा कैसे कमाएंगे, वो पैसा कमाएंगे थ्रू द पीजेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स होते हैं, उनके ऊपर एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और उस पर्सन को कहते हैं जमींदार। ठीक है। और ये जो जमींदार अपॉइंट किया गया है, ये अपॉइंट कौन करता है, ये अपॉइंट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना, वो इस जमींदार को अपॉइंट करती है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, ईस्ट इंडियन कंपनी को है पैसों की जरूरत, अब वो चाहती है पैसा कैसे कमाए, अब वो क्या करती है, पीजेंट से वो पैसा कमाती है। तो जितना भी प्रोडक्शन होता है वो पीजेंट्स, सारा का सारा जो प्रोडक्शन होता है वो लाकर जमींदार्स को दे देते हैं। ठीक है। यानी कि उनकी प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है, प्रॉफिट पे उनके टैक्स लगता है। एंड इस टैक्स, ये टैक्स जो होता है ये एक एग्रीकल्चर टैक्स होता है, एंड इस टैक्स का नाम होता है लगान। ठीक है। तो सारा का सारा लगान पीजेंट्स जो हैं वो जमींदार्स को सबमिट करते हैं, एंड ये पूरे के पूरे लगान के अब होते हैं 11 हिस्से, जिसमें से 1/11 हिस्सा ये जमींदार लेता है, और आगे 10/11 जो होता है वो आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को लाकर वो दे देते हैं। अब देखो जमींदार भी मजबूर है आगे उनको पैसे देने से और इनसे कलेक्ट करने से, क्योंकि अगर जमींदार आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा नहीं देते तो इनको अपनी राइट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। इस वजह से वो आगे पीजेंट्स को भी एक्सप्लॉइट करते हैं पैसा लेने के लिए। अब पीजेंट्स भी एक्सप्लॉइट होते हैं, क्योंकि वो भी अब मजबूर है कि अगर वो पैसा नहीं देंगे जमींदार्स को तो उनसे उनका लैंड ले लिया जाएगा। तो डिस्पाइट ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन जमींदार्स को भी, पीजेंट्स को भी जमींदार्स को पैसा देना पड़ता है, और आगे जमींदार को वो पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को लाकर देना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ना एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। इस वजह से जमींदारी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम और रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है। अब एक बार इसको थोड़ा इलैबोरेट कर हम पढ़ लेते हैं। सो लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, इट इज द जमींदारी सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज permanent settlement system or revenue settlement system, and this was introduced by Lord Cornwallis in the year 1793. So this इसका purpose क्या था, to increase the revenue of the colonial government. ठीक है। So under the system, profits accruing out of the agriculture sector went to the zamindars instead of the cultivators in the form of lagan. एक एग्रीकल्चर टैक्स है। ठीक है। एंड द जमींदार्स डिड नॉट यूज दैट मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। However, considerable number of zamindars and not just colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. किसी ने भी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लिए थे। ठीक है। द मेन इंटरेस्ट क्या था जमींदार्स का, to collect the rent regardless of the economic condition of the cultivators. और इसका कॉस्ट क्या हुआ, this caused immense misery and social tension among the farmers to a very great extent. The terms of revenue settlement system were also responsible for the zamindars for adopting such an attitude. इसका मतलब क्या है कि अब जमींदार भी आगे पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट इसलिए कर रहे थे, क्योंकि अगर वो उनसे पैसा नहीं लेंगे तो आगे अगर वो पैसा नहीं देंगे तो उनकी राइट्स भी चली जाएगी। तो एक तरह से ना वो रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम से बंधे हुए थे, जिसकी वजह से उनको आगे से पैसा कलेक्ट करना पड़ रहा था। ठीक है। एंड द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर फिक्स्ड, फेलिंग विच द जमींदार्स वर टू लूज देयर राइट। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डेट अलॉट कर दी गई थी उन्हें कि इस दिन आपको आकर पैसा देना है, नहीं देते हो तो अपनी राइट्स खो दोगे आप। ठीक है। Under this system, the life of peasants was miserable and they had to pay heavy rent to the zamindars. Clear? And real cultivators did not enjoy their ownership over the lands and they were evicted any point of time. तो जमींदार अपने लैंड पर ओनरशिप मजे उस अपनी लैंड पर ही अपनी ओनरशिप के बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनको हर वक्त डर था कि अगर वो आगे पैसा नहीं देते तो वो अपनी लैंड की राइट ही खो देंगे। ठीक है। तो ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो है आपका पहला पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसका अलग से ना 3 से 4 नंबर का ना क्वेश्चन आ सकता है, अलग से भी आ सकता है इसका क्वेश्चन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, it refers to the production of crops for sale in the market rather than for
सेल्फ कंजम्पशन, इसका मतलब क्या है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि यहाँ पर हम जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, वो हम मार्केट में बेचने के लिए करेंगे, खुद की कंजम्पशन के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कैसे हुआ था इंडिया में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वॉज कमर्शलाइज्ड टू कैटर द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर देयर नेसेसरी रॉ मटेरियल्स। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को चाहिए थे कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी उन्हें, ठीक है, और वो रॉ मटेरियल्स को वो कैसे एक्वायर करे, वो चाहते थे कि इंडिया वो सारे के सारे रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करे। इंडिया पहले प्रोड्यूस करा था व्हीट एंड राइस, यानी कि इंडिया पहले फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करा था। अब वो कैसे क्या करे कि वो कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करे। अब कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लालच दिया कि अगर आप कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हो तो आपको मिलेंगे हायर प्राइसेस। अब उन सारे के सारे हायर प्राइसेस से अट्रैक्ट होकर फार्मर्स ने व्हीट और राइस प्रोड्यूस करना छोड़ दिया और सबके सब कैश क्रॉप यानी कि कॉटन, जूट, ग्राउंडनट प्रोड्यूस करने लग गए। ठीक है, अब वो खुद की कंजम्पशन के लिए वीट और राइस कहाँ से लाए? अब उनको वीट और राइस अपनी कंजम्पशन के लिए जाना पड़ रहा था मार्केट में। अब मार्केट में वो चीज़ें खरीदने के लिए थे उनके पास इतने पैसे तो उनके पास थे नहीं, तो ऑब्वियसली अब उनके पास पैसे भी नहीं है, अब वो कुछ खा भी नहीं पाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली दिस लीड्स टू सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। तो धीरे धीरे इंडिया में यहाँ पर एक भुखमरी फैल गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जैसे ही एग्रीकल्चर कमर्शलाइज्ड हो गया था तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ने वर ऑलवेज इन अ नीड ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत थी लाइक कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, शुगर केन फॉर टू कीप देयर फैक्ट्रीज रनिंग, और ये सारा का सारा रॉ मटेरियल वो इंडिया से ही लेंगे। सो बाय ऑफरिंग हायर प्राइजेस इंडियन पीजेंट्स वर अट्रैक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ commercial crops instead of the food crops. So they stopped the production of food crops like wheat and rice. उन्होंने food crop की production को बंद कर दिया, and now they were producing only cash crops which were ultimately used by the British industries. The extent of commercial agriculture went so far as to make the peasants purchase their food requirements from the shops in the market. अब उनको अपनी कंजम्पशन के लिए वो प्रोडक्ट बाहर मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, राइट? अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो दिस लीड्स टू सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन. This fall in the production of food crops was also responsible for frequent famines in India. इसके वजह से इंडिया में भूखमरी फैल गई थी. ठीक है, तो अगेन कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका अलग से 3 से 4 नंबर का पूछा जा सकता है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड रीजन एंड दैट वाज द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. तो इंडिया में कुछ रीजन थे लाइक लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज मतलब जो फार्मर्स थे वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे अपनी क्रॉप्स के लिए, एंड द नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो ये कुछ 3 रीजंस थे जिसकी वजह से देर वॉज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी. और अगेन यहाँ पर उनके पास ना ही पैसा था फार्मर्स के पास, ना ही ब्रिटिशर्स के पास कोई इंसेंटिव था एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करने का, एग्रीकल्चर को ग्रो करने का, राइट? नाउ फोर्थ रीजन दैट इज द स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कुछ जगहें होती है लाइक टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, इन जगहों पर पैसों की ज़रूरत होती है. अब वहाँ पर पैसे लगाने के लिए अगेन किसी के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था, ना ही कोई बेनिफिट था उनको यहाँ पर इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए. ओके, क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट अब हम जो छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं दैट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन. एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन भी ना आपको अलग से 3 से 4 नंबर का पूछा जा सकता है. अब इन पार्टीशन कब हुआ था? ये पार्टीशन जो हुआ था वो हुआ था 1947 में. इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था इन द ईयर 1947 में. और ये पार्टीशन क्यों हुआ था? बिकॉज उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना चाह रहे थे कि इंडियंस एंड मुस्लिम्स के लिए सेपरेट नेशंस बने. ठीक है, तो दोनों के लिए सेपरेट नेशंस बने थे, इसकी वजह से 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था. तो इस दौरान एक रेड क्लिफ लाइन बन गई थी दोनों नेशन, दोनों कंट्रीज के बीच में. ठीक है, अब पार्टीशन का भी इफेक्ट पड़ा ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. वो कैसे पड़ा अब हमें वो पढ़ना है. ठीक है, तो a sizable portion of the undivided country's highly irrigated and fertile land went to Pakistan. सबसे पहले जो इंडिया का हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड था ना वो चलकर वो पाकिस्तान का पार्ट बन गया था.
ठीक है। ऑल्सो होल ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, क्योंकि इंडिया में काफी फेमस था, वो ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बना, जिसकी वजह से इंडिया जूट इंडस्ट्री अफेक्ट हुई थी और उनको मोनोपोली उनकी खो गई थी। ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से पार्टीशन का भी अफेक्ट पड़ा ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के हमने 4 रीजंस पढ़े। पहला, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, सेकंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड इज द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड फोर्थ स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये चारों पॉइंट्स आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है। ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट सेक्टर करने वाले, दैट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो इंडिया का इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं था कॉलोनियल पीरियड में, और वो इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया इंडिया जो था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए वर्ल्ड फेमस भी था। बट ब्रिटिश रूल के आने के बाद हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी इंडिया की अफेक्ट हुई थी, इंडिया की वो भी खराब हो गई थी। ठीक है। तो अब इसके भी कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री खराब हो रही है। कौन सी इंडस्ट्री? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खराब हो रही है। सेकंड, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अगर डिक्लाइन होगी तो उसका अफेक्ट भी झेलना पड़ेगा। और थर्ड रीजन है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। फोर्थ, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। एंड फिफ्थ रीजन इज द लिमिटेड रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी खराब, डिटोरेट होना शुरू हो गया था। ठीक है। तो सबसे पहला रीजन है दैट इज द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ और द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सबसे पहले इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, इट वाज वर्ल्ड फेमस। ठीक है। इट वाज, इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बट वो भी अफेक्ट हुई। और वो अफेक्ट कैसे हुई? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनाई एक टू फोल्ड पॉलिसी। टू फोल्ड पॉलिसी आपने वैसे पहले पढ़ा है, एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा। टू फोल्ड पॉलिसी का मतलब क्या होता है? टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स। वो चाहते थे कि इंडिया से सारे के सारे रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे ब्रिटेन में जाए, और टू सेल फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। एंड वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के जितने भी फिनिश प्रोडक्ट्स है ना, वो इंडिया में आकर कंज्यूम हो और वो इंडिया में हायर प्राइसेस पर बिके। तो ये उन्होंने टू फोल्ड पॉलिसी अपनाई थी फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। तो अलग से ना आपसे देखो क्वेश्चन आ सकता है आपसे 2 से 3 नंबर का कि टू फोल्ड पॉलिसी क्या होती है, वो समझा दो। ओके। अब हम करने वाले हैं रीजंस ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कि किस तरह से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई थी। तो यहाँ पर अपनाया गया था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर टैरिफ पॉलिसी लगाई थी जो कि काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करी थी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक है। कैसे? अकॉर्डिंग टू विच देयर वॉज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया। अगर इंडिया से कोई रॉ मटेरियल जाना है तो वो ड्यूटी फ्री जाएगा। और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटेन इंडस्ट्री टू इंडिया। ब्रिटेन से जो भी फिनिश गुड आएगा वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा उसका। ठीक है। तो यहाँ पर हर तरफ से ब्रिटिश का ही फायदा हो रहा है कि इंडिया से अगर कोई रॉ मटेरियल जा रहा है बाहर तो वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होगा, और अगर बाहर से इंडिया में कोई फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है तो उसका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा। ठीक है। और तीसरा, हैवी ड्यूटी लगेगी, बट हैवी ड्यूटी लगेगी इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। यानी अगर इंडिया से कोई हैंडीक्राफ्ट बाहर जाना है तो उस पर हैवी ड्यूटी लगेगी। तो यहाँ पर हर तरफ से ही ब्रिटेन का ही फायदा हो रहा है, राइट? ठीक है। अब इससे हुआ क्या? एज अ रिजल्ट इंडियन मार्केट्स वर फुल ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन विच वर लो प्राइस्ड। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में जितने भी ब्रिटिश गुड्स आ रहे थे वो इतने सस्ते थे और इतने सुंदर थे कि जिसकी वजह से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट की डिमांड अपने आप ही फॉल होने लग गई। ठीक है। इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट बोथ इन डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इन द एक्सपोर्ट मार्केट। तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट अपनी इंडिया में भी गिरने लग गई, और एक्सपोर्ट मतलब बाहर भी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्री थी वो बाहर भी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है। तो ये पहला रीजन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अलग से ये आपका 3 से 4 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी अलग से पूछा जा सकता है। ओके। अब झेलने पड़ेंगे हमें कुछ एडवर्स इफेक्ट, झेलने पड़ेंगे हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ एडवर्स इफेक्ट अब हमें झेलने पड़ेंगे। ठीक है। तो अलग से देखो, ये भी ना आपका एडवर्स इफेक्ट का भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है 3 से 4 नंबर का। ठीक है। तो दो रीजंस है, दो एडवर्स इफेक्ट है। पहला क्या है? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा क्या है?
इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, देखो सिंपल सी बात है, अगर इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अफेक्ट होगी, ठीक है, तो जितने भी क्राफ्टमैन हैं, जितने भी आर्टिजन्स हैं, अब वो अपना उनको अपना काम छोड़ना पड़ेगा और वो आएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब एग्रीकल्चर सेक्टर इतने ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जितने लोगों को एब्जॉर्ब कर लिया वेल एंड गुड, बाकी सारे के सारे अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, ठीक है। तो पहला इफेक्ट क्या है, दैट इज हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पढ़ते हैं इसको अब। Decline of Indian handicraft resulted in unemployment on a mass scale. The displaced artisans were forced to take up agriculture for their livelihood. This increased the burden of population on villages and overcrowding in agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर में ओवरक्राउडिंग हो गई थी अब, ओके। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड। देखो सिंपल सी बात है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो गया था ब्रिटिश गुड्स का, जो कि सस्ते भी थे और ज़्यादा सुंदर भी थे, ठीक है। तो इस वजह से इंपोर्ट जो था वो पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था फिनिश गुड्स का, फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। और इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उसको मैच नहीं कर पा रही थी, वो उनको उनके सामने खड़ी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डिक्लाइन हुई। एंड उनके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा सुंदर भी नहीं थे, इतने ज़्यादा इनोवेटिव भी नहीं थे कि वो उनके सामने withstand कर पाए, ठीक है। So Indian made goods couldn't withstand the foreign competition of the machine made cheap goods. It resulted in new demand in the Indian consumer market, which was not fulfilled through the locally made goods. Rather, this demand profitably met by increasing imports from the manufactured goods from Britain. तो सब कुछ ब्रिटेन से इंपोर्ट हो रहा था टू इंडिया, ओके। क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स, वेरी नाइस, ओके। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, पहले वो देखो। कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. कैपिटल गुड इंडस्ट्री बेसिकली वो इंडस्ट्रीज होती है, जैसे प्लांट, मशीनरी, ये वो इंडस्ट्री है जो आगे करंट कंजम्पशन यानी कि कंज्यूमर की जो भी कंजम्पशन के लिए जितने भी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं ना, उनको प्रोड्यूस करने में ये कैपिटल गुड्स हेल्प करते हैं, ठीक है। सो अब देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री, और यहाँ पर कोई भी एफर्ट भी नहीं लिया गया था कैपिटल गुड इंडस्ट्री को डेवलप करने का। क्यों नहीं लिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स? बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत है। अगर इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्री भी आ जाती है, तो इंडिया अपने रॉ मटेरियल से कैपिटल गुड इंडस्ट्री की हेल्प से फिनिश गुड भी प्रोड्यूस कर लेगा। तो वहां पर ब्रिटेन पे वो बिल्कुल भी डिपेंड ही नहीं रहेगा। तो बल्कि ब्रिटेन चाहता था कि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटेन के फिनिश गुड्स पर डिपेंडेंट रहे, इसीलिए उन्होंने कैपिटल गुड इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बिल्कुल कोई एफर्ट ही नहीं लिया, ठीक है। So British rulers did not pay any attention for their promotion as they were always wanted India to be dependent on Britain. वो चाहते थे कि इंडिया ब्रिटेन पर डिपेंडेंट हो फॉर फिनिश गुड्स, फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हेवी इक्विपमेंट्स। क्लियर है ये बात? सो क्लियर है सबको, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ओके। ओके, नेक्स्ट वी हैव लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी कि जीडीपी में पर भी जो कंट्रीब्यूशन था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का काफ़ी कम था, बिकॉज ऑब्वियसली एक जो मेजर शेयर आना था वो आना था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से। वही अगर डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई, वही अगर डिस्ट्रॉय हो गई, वही अगर डिक्लाइन हो गई, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस तो होना ही है, right? So the establishment of few manufacturing units here and there, तो जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टैब्लिश हुए थे ना, उनका कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। There was no substitute for the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industry, and the growth rate of new industrial sector and its contribution to GDP and GVA remained very small. तो इनका जो contribution है to the GDP वो बहुत ही कम था। Clear? Fifth reason of the stagnation, main reason for the stagnation of the for the industrial sector, fifth reason क्या है, that was the limited role of public sector। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल था ना, एक तो कैपिटल भी कम था, पब्लिक सेक्टर के पास पैसा भी कम था, और उनका जो रोल था ना वो कुछ जगहों पर ही कन्फाइंड था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर ओवरऑल डेवलप ही नहीं हो पाया, ठीक है। So due to the lack of public investment, India could not develop a sound industrial base, and public sector was mainly confined to railways, power generation, communication,
ports and some other departmental undertakings. तो ये कुछ 5 रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अफेक्ट हुआ. पहला बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. सेकंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. थर्ड इज लो contribution to GDP. Fourth is lack of capital in industry. And fifth we have that is and fifth we have that is and fifth that we just did, that was the limited role of the public sector. ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और हमें कवर करना है, दैट इज द मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस. अब इंडिपेंडेंस के टाइम कुछ और मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी आई, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं. ठीक है, सो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर मेजरली कॉटन टेक्सटाइल और जूट मिल्स थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, बट इनकी जो प्रोग्रेस थी वो थोड़ी स्लो ही थी. ठीक है, सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो थे वो थे मेजरली महाराष्ट्र एंड गुजरात में, और जूट मिल्स जो थे वो थे इन बंगाल. ठीक है, बट 1907 में इंडिया गॉट अ मेजर ब्रेक थ्रू बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टिस्को इन जमशेदपुर बिहार बाय जमशेद सिंह टाटा. तो इसके बाद से इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिला था. ठीक है, एंड इसके अलावा कुछ और इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विच वर कॉटन, सीमेंट, पेपर. ठीक है, ओके, क्लियर है ये पूरा टॉपिक क्लियर है सभी को? किस तरह से कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी हमने पढ़ लिया है. ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQ एज वेल. ठीक है, अब बाकी सेक्टर्स जो भी अफेक्ट हुए, विद दोज वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, थैंक यू.